गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और आज ये साउंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हमने पहले जो है कि ध्वनिक बूम से पहले पढ़ाया था और थोड़ा सा जिक्र किया था ध्वनिक बूम का। अभी हम लोग क्या है कि ध्वनिक बूम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्वनि चैप्टर का। ठीक है, तो ध्वनिक बूम होता क्या है? तो बच्चों ध्वनिक बूम होता क्या है, थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे कि कुछ वायुयान, गोलियां तथा रॉकेट आदि प्राध्वनिक चाल से चलते हैं और प्राध्वनिक का तात्पर्य वस्तु की उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से तेज होती है। ये वायु में बहुत तेज आवाज पैदा करती हैं जिन्हें प्रघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या बच्चों कि कुछ जो है, मान लें कि वायुयान है यानी एरोप्लेन वगैरह है, गोली है जो बंदूक से गोली जो चलाई जाती है, रॉकेट है, ये सब ध्वनि के चाल से भी अधिक तेजी से ये गमन करती है। तो होता क्या, ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर। ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी 300 350 के बीच में होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 330, 32, 33, इस तरह 44, इस तरह। ठीक है, तो इसके बीच में उसका स्पीड होता है। अब इससे अधिक चाल में, ठीक है, यदि कोई वस्तु एयर में ट्रेवल करता है, गमन करता है, तो उससे भी एक क्या है कि तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, एक प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक बूम कहते हैं। ठीक है, जिसे ध्वनिक बूम कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि ध्वनि से अधिक स्पीड से चलने वाली वस्तु में एक तरह का तरंग उत्पन्न करती है जिसे प्रघातिक तरंग कहते हैं और इसे ही हम लोग ध्वनिक बूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ध्वनि बूम है वो प्रघाती तरंग द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शोर है। एक तरह का क्या है, एक शोर है, बहुत आवाज करता है। ठीक है, इससे आपका क्या है कि इसमें इतना ऊर्जा होती है। देखिए यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो खिड़कियों के शीशे तोड़ सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके पास से यदि गुजरा है आपके घर से, तो वहां पर क्या हुआ कि यदि शीशा का आपका जो खिड़की है तो वो टूट जाएगा, इतनी उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए ध्वनि का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसी तरह से ध्वनि का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रवर्तन होता क्या है ये आप देखें तो क्या है कि यदि ये देखिए ये एक पाइप ले लिए और इधर में एक और पाइप ले लिए। ठीक है, और ये मेरा एक क्या है, दीवाल है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जब कुछ बोलेंगे मैंने साउंड यहाँ से जाएगा, यहाँ से साउंड जाएगा और दीवार से टकरा करके फिर उसी माध्यम में, मतलब एयर से गया था और फिर एयर में रिटर्न आ गया। देखिए ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न आ गया, मतलब इधर से गया और टकरा करके फिर वापस लौट आया। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ध्वनि का प्रवर्तन। क्या बोलेंगे? ध्वनि का प्रवर्तन। ठीक है, और ऐसा गुण जो है प्रकाश में भी होता है। ठीक है, लाइट में भी होता है और ऐसा गुण ध्वनि में भी है। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब वापस लौटती है। यह ध्वनि का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्वनि भी प्रवर्तन के समय प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का पालन करती है। तो इसके भी दो नियम होते हैं, ध्वनि के प्रवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है कि ये देखिए इसको बोलते हैं आपतित ध्वनि। ये क्या है? आपतित ध्वनि। ठीक है, और ये है प्रावर्तित ध्वनि। ये है प्रावर्तित ध्वनि। ठीक है, और बीच में ये जो खींचा गया है ना लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो ये तीनों, ठीक है, आपतित ध्वनि, प्रावर्तित ध्वनि और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक बिंदु में। देखिए एक बिंदु में, एक तल में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है कि देखिए ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये देखिए ये जो आई है ना, आई ये वाला, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया प्रवर्तन कोण। तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है। आई इजकल टू आर, हमेशा ये बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो वो ध्वनि के प्रावर्तन को हम लोग समझ लिए। अब देखिए अब है प्रतिध्वनि।
प्रतिध्वनि क्या होता है इसके बारे में अब आप समझने की कोशिश करें। ये देखिए, प्रतिध्वनि होता है क्या बच्चों, कि क्या होता है कि मान लो यहाँ एक दीवार या पहाड़ है, ये मान लो कि पहाड़ है, ये देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ जैसा तो लग नहीं रहा है लेकिन है पहाड़ जैसा हम लोग मानते हैं, चलिए ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये कोई बोला और बोलने के बाद यहाँ से आवाज़ टकराई और टकरा करके फिर उसके कानों तक पहुँची, ठीक है। तो यही क्या हुआ, ध्वनि का प्रवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसी को, ये जो दूसरा वाला साउंड सुनाई दे, वो पहले तो ये बोला, वो उसको कानों पर पड़ा सुनता है, और फिर कुछ देर के बाद जब ये साउंड यहाँ पे आता है, ध्वनि आती है और यहाँ से टकरा करके फिर आती है, तो उसको दोबारा सुनाई देता है। तो ये जो दोबारा सुनाई दिया, उसी ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव या पुनः सुनना को प्रतिध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई दीवार हो गया, कोई पर्वत हो गया, जिससे टकरा करके और ध्वनि पुनः वापस आ जाती है, ठीक है। या फिर किसी आप रूम में भी चले जाए, खाली रूम में, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। चलिए, तो एक क्या हो गया, ठीक है, बात समझ। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए, होता क्या है कि आप प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब आपको ये 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई आपकी कानों पर पड़े। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दीवार है, यहाँ से ध्वनि गई और ये ध्वनि को आने में कितना टाइम लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद ही ये आए, ठीक है। उससे पहले आ गया आपकी कानों पर तो आप उसको सुन नहीं सकते, ठीक है। यानी प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, 0.1 सेकेंड का समय के अंतराल हो, इसके बाद ही आपको वो सुना, मैंने तो इतना का गैप हो और उसके बाद आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में इतना का गैप होना चाहिए, तब आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से प्रवर्तित होती है। मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। देखिए यहाँ पर पूरा कठोर सतह, तो कठोर सतह, दीवार कठोर होता है, पर्वत भी कठोर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि मुलायम सतह होगा ना, तब आपको प्रतिध्वनि प्रवर्तन होगा ही नहीं, यहाँ से जाकर के यहाँ टकरा के वापस नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे टकरा करके वापस नहीं आएगा, ठीक है। उसमें अवशोषित कर लेता है। मुलायम यदि रहा तो इसी में अवशोषित हो जाएगा, इसी में इन कर जाएगा, ठीक है। तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, ये देखिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, इसके बारे में अब हम समझते हैं बच्चों। तो इसमें न्यूनतम दूरी जो है, ये देखिए हम लोग समझते हैं कि, अब देखिए फिर वही बात करते हैं कि यहाँ पहाड़ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये बोला और यहाँ तक गया और इसके बाद फिर ये रिटर्न यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तब उसको सुनाई देता है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक यहाँ से एक डिस्टेंस और यहाँ से ये दूसरा डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2D, कितना किया, 2D, ठीक है। इसका डिस्टेंस टोटल 2D हो गया। तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पर तो डिस्टेंस कितना है, 2D है, ठीक है। और स्पीड, साउंड का स्पीड हम लोग को मालूम रहता है, ठीक है, कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मालूम ही है। और टी आपको मालूम है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे तो 2D का वैल्यू निकल जाएगा, 2D का वैल्यू निकल जाएगा। और 2D को फिर 2 से डिवाइड दे देंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या है कि कितनी न्यूनतम दूरी है वो पता कर सकते हैं। वही देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी की गणना, तो चाल इजकल टू दूरी बटा समय, और वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, इतना, और समय कितना होता है 0.1। अब ये दोनों को डिवाइड कर देखिए, यहाँ पर 300, या चाल के जगह पर 344 लिख दिए, इजिकल टू दूरी, दूरी बटा यहाँ पे 0.1 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड है,
0.15 नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला इससे इनटू हो जाएगा, तो दूरी इक्वल टू देखिए कितना निकल रहा है, 34.4 मीटर, 34.4 मीटर आपका डिस्टेंस निकल रहा है। तो ये तो डबल डिस्टेंस था ना, ये तो एक बार गया एक बार आने वाला डिस्टेंस था, तो इसको 2 से जब डिवाइड देंगे तब मेरा क्या आएगा, 17.2 मीटर, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस होगा। यानी आपका डिस्टेंस जहां से ध्वनि परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, जहां पे ध्वनि माने ये और ये दोनों के बीच में दूरी कम से कम 17.2 मीटर का होना चाहिए, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा, और नहीं तो नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज के कई प्रवर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बार बार प्रवर्तन के कारण होती है। तो जो बादल का गड़गड़ाहट सुनाई देता है, बिजली की जो आवाज सुनाई देती है, वो होता क्या है कि उसका भी बार बार प्रवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी के भूमि से टकरा जाना, बादलों से टकरा जाना, और टकरा के बार बार हम लोग को वो गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो ये ध्वनि के प्रवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुरणन, अनुरणन होता है क्या बच्चों, ये देखिए कि किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श से बार बार प्रवर्तन के कारण ध्वनि का अस्थायित्व अनुरणन कहलाता है। तो कहीं बड़ा हॉल है तो उसमें आप यदि बोलिएगा तो उसका जो साउंड है ना, वो हॉल की दीवार, छत, फर्श से बार बार टकरा करके आपको आपकी कानों में वो गूंजने लगती है। तो इस गूंजने की को हम लोग क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। कि देखो अनुरणन हो गया। जैसे आप कभी हॉल में गए तो आप बोलेंगे कौन, तो आपको सुनाई देगा कौन कौन कौन, 3 बार दोहराता है, ठीक है। बोलिएगा हेलो तो बोलेगा हेलो 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 हेलो, इस तरह से साउंड आपको गूंजता है, तो वो क्या है कि अनुरणन कहलाता है। तो ये ज़्यादा होने से आपको कोई भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। मान लीजिए कि आप कोई स्पीच दे रहा है उस हॉल में, तो आपको वो बढ़िया से सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया कि अगर यह अस्थायित्व काफ़ी लंबा हो तब ध्वनि धुंधली, विकृति तथा भ्रमक हो जाती है, सुनने लायक ये नहीं रह जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो अनुरणन उसको कहते हैं। अब देखिए, किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के तरीके, तो इसको आप कम कैसे कीजिएगा, ठीक है। ये अनुरणन जो हो रहा है, ध्वनि जो गूंज रहा है, उसको आप कम कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर उपाय बताया गया है। तो सभा भवन की छत तथा दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाया जाता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, ठीक है, बैन, ठीक है, से बने बैंड पैनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है खिड़की दरवाजों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं, इसी के लिए भारी पर्दा भी लगा करके आप अनुरणन को कम कर सकते हैं। फर्श पर कालीन बिछाया जा सकता है, जो फर्श होता है उस पर आप कालीन बिछा करके भी कर सकते हैं। अब जो बैठने का जो सीट है, तो सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थ को बनाया जाता है। मैंने ऐसा आप सीट बनाए जो ध्वनि का को अवशोषित कर ले, ध्वनि को अवशोषित कर ले। तो इस तरह से भी आप अनुरणन को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर, क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रतिध्वनि क्या होता है, ये एक बार परावर्तित होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन आप दे दिए। और अनुरणन किसको कहते हैं, तो ये बार बार प्रवर्तन होता है। किसी बड़े हॉल में छत, दीवार तथा फर्श से ध्वनि के बार बार प्रवर्तन के कारण ध्वनि के अस्थायित्व को अनुरणन कहते हैं। तो ये बार बार प्रवर्तित होती है, ठीक है, और ये एक बार प्रवर्तित होती है, ठीक है। तो इसको प्रतिध्वनि कहते हैं और इसको अनुरणन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है और ध्वनि का बार बार प्रवर्तन नहीं होता। ये देखिए, बार बार प्रवर्तन नहीं होता और ध्वनि अस्थायित्व भी नहीं होती। जबकि इसमें क्या है, अनुरणन के ज़्यादा लंबा होने पर ध्वनि धुंधली, विकृति तथा भ्रमक हो जाती है। ज़्यादा ये हो गया तो ये भ्रमक हो जाती है, ठीक है। ये भ्रमक नहीं होती है, ये आपको अच्छा से सुनाई देगा प्रतिध्वनि, ठीक है। तो ये आप दोनों में अंतर है। इसमें एक बार प्रवर्तन होता है, इसमें बार बार प्रवर्तन होता है, ये याद रखिएगा। चलिए
अब देखिए ध्वनि के परावर्तन के उपयोग, अब ध्वनि परावर्तन करती है तो इस गुण को जब हम लोग को पता चला तो हम लोग बहुत सारा डिवाइस बनाए हुए हैं, ठीक है, उसका यूज किए हुए हैं। तो वही उसका उपयोग, हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इससे कौन सा डिवाइस बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला है मेगाफोन, ठीक है, या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्य और शहनाई, ये सब जो है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग से ही बनाए गए हैं, ठीक है, इसी का यूज किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें ये देखिए आपका ये मेगाफोन है, तो इसमें जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने पर क्या होता है कि इसमें ध्वनि परावर्तित होती है। देखिए इस तरह से ये ध्वनि परावर्तित होती है और बार बार इसका परावर्तन होने से एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पर कोई आदमी होगा तो उसी को तेजी से ये सुनाई देगा, ठीक है। ऐसे ध्वनि तो इधर, जब ये वाला नहीं लगाएंगे तो ध्वनि इधर चला जाएगा, कुछ ध्वनि इधर चला जाएगा, ठीक है, तो फैल जाएगा चारों तरफ। तो ध्वनि जो यहाँ पर है वो अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग मेगाफोन लगाते हैं। तो क्या यहाँ का जो व्यक्ति मान यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो इसको ईजिली सुनाई देगा। तो ये ध्वनि के प्रवर्तन के नियम पर भी ये वाला जो मेगाफोन है वो बना हुआ है, वो काम करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, तो मेगाफोन को आप समझ में आ गया। तो यही इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार, देखिए ये शंक्वाकार, ऐसा ऐसा जो शेप होता है ना, ये शंक्वाकार होता है, ठीक है। शंक्वाकार भाग में ध्वनि तरंग को बार बार परिवर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है, ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रकार की ध्वनि तरंग का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे जब परिवर्तन होता है ना तो ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब स्टेथोस्कोप, ये देखिए डॉक्टर लोग यूज करता है इसको। तो ये भी किस पे काम करता है, ध्वनि के प्रवर्तन के नियम पर ही काम करता है, ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन है। तो होता क्या है इसमें, ये देखिए ये वाला जो है ये डायफ्राम के पास लगता है, ये चेस्ट वगैरह के पास ये लगता है, और जो धड़कन की आवाज़ है इसी से होते हुए, इससे देखिए ये कंपन करते हुए इस तरह से ये प्रवर्तित होते हुए, ठीक है, ये डॉक्टर के कानों पास पहुंचता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बढ़िया तरह से ये क्या है, ये देखिए यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे करते 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 ये इस तरह से प्रवर्तित होते हुए ये डॉक्टर के कानों पास पहुंचता है, और वो उसके धड़कन से वो पता लग जाता है कि उसको क्या बीमारी है या ना क्या उसको जो प्रॉब्लम है, उससे उसको वो पता कर लेता है, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप ध्वनि के प्रवर्तन के उपयोग से ही बनाया गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो ये भी, तो अब यहाँ पे और भी देखें क्या लिखा हुआ है कि यह एक चिकित्सक यंत्र है। यह है क्या, स्टेथोस्कोप क्या है, यह एक चिकित्सक यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबड़ की नली में बारंबार परिवर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ध्वनि पट, ये क्या होता है, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। तो बड़े बड़े हॉल में क्या करते हैं कि जब स्पीच वगैरह होता है तो ध्वनि, यहाँ पर जो श्रोता बैठा हुआ है, देखिए यही है, ये देखिए ये है ध्वनि पट, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपका श्रोता बैठा हुआ है, सुनने वाला, और यहाँ पे मान लो कोई स्पीकर है, तो जब वो बोलता है ना तो ध्वनि इससे टकराती है, देखिए ये ध्वनि पट से टकराती है और प्रवर्तन के बाद इधर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रोताओं को, मैंने जो सुनने वाला है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसको सुनाई देता है, ठीक है। तो ये देखिए बड़े हॉल या सभागार में दीवारों तथा छत सीटों द्वारा ध्वनि का अवशोषण हो जाता है, अतः वक्राकार ध्वनि पट को वक्ता के पीछे रख दिया जाता है ताकि उसका भाषण श्रोताओं को आसानी से सुनाई दे, ठीक है। ये ध्वनि पट के बहुल प्रवर्तन पर आधारित है। तो यहाँ पे रहा आपका ये वक्ता और इधर में रहा आपका कौन, श्रोता, ठीक है। तो जब ये आदमी यहाँ पर बोलता है स्पीकर, तो इसकी ध्वनि यहाँ टकराती है और टकरा करके यहाँ वापस इधर में आ जाती है। तो ये यहाँ का जो आदमी बैठा हुआ है वो अच्छी तरह से उसको सुन लेता है, ठीक है। और ये देखिए यही है आपका ध्वनि पट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिर वही है कंसर्ट हॉल की छत
वक्राकार बनाई जाती है ताकि प्रवर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंचे। देखिए, तो इस तरह का छत बनाया जाता है। देखिए, स्पीच में इस तरह का छत बनाया जाता है, वक्राकार, ठीक है, यानी कर्व। तो यहाँ पर भी देखिए, एक स्पीकर यहाँ पर बोल रहा है और बोलने के बाद साउंड यहाँ गया और ध्वनि यहाँ से टकरा करके फिर देखिए ये सब श्रोता है और यहाँ पर टकरा टकरा के वापस आई। तो ये ऐसा क्यों, इस तरह का डिजाइन क्यों बनाया गया है? तो यही ध्वनि के प्रवर्तन के लिए, कि ध्वनि का प्रवर्तन हो और ये लोगों को अच्छी तरह से सुनाई दे। ठीक है, चलिए और इसका अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब दूसरा क्या है कि श्रव्यता का परिसर, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन लेते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के, देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग सुन जाते हैं। इससे ज़्यादा आवृत्ति वाला ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते और 20 से कम वाले को नहीं सुन सकते। मान लें कि कोई है कि जिसका है 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज के ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लेते 50,000 हर्ट्ज है, तो उसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। इसी के बीच वाले को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, इसी के बीच वाले को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं श्रव्यता का परिसर। बोले श्रव्यता का परिसर कितना से कितना है मनुष्यों में? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी इसको हम लोग सुन नहीं सकते, इसलिए अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये अब देखिए यहाँ पे, ये कंपन करता हुआ सरल, अब इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ कहाँ से ये उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न करता है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि? तो देखिए, कंपन करता हुआ सरल लोलक, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, गेंडा, देखिए गेंडे 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से संपर्क करती है, यानी गेंडा जो है ना वो एक दूसरे से बात करती है 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि से। ठीक है, तो ये भी तो अश्रव्य ध्वनि, हम लोग नहीं सुन सकते, वो लोग अपने सुनेगा, बात करेगा। ठीक है, अब देखिए, हाथी तथा वेल, ये भी क्या है? अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए, भूकंप प्रघातित तरंग से पहले अश्रव्य तरंगे पैदा करता है, जिन्हें कुछ जानवर सुनकर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भूकंप आता है ना, तो वहां पर भी अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिसको कुछ जानवर सुन करके परेशान हो जाते हैं, और उसी जानवर का हलचल को देख करके हम पता कर लेते हैं कि अरे भूकंप आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हो गया 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, के मतलब 1000 हो गया, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि कहते हैं। ठीक है, और इसको कौन कौन उत्पन्न कर सकता है, सुन सकता है? देखिए यहाँ पे, कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, ठीक है, मोरपॉइज तथा चूहे प्राध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, कुत्ते तथा चूहे प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये दोनों उत्पन्न भी कर सकता है और ये लोग तो सुन भी सकता है ये लोग। ठीक है, बात समझ? तो ये 20,000 हर्ट्ज, हम लोग नहीं सुन सकते इसको। ठीक है, अब देखिए, अब है श्रवण सहायक युक्ति। ये देखिए, श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है? ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति का कान जो है खराब हो जाता है, कम सुनाई देता है, ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो एक डिवाइस आता है और उस डिवाइस से आप ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, श्रवण सहायक युक्ति। ठीक है, श्रवण सहायक युक्ति, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? श्रवण सहायक युक्ति। तो इसको आप यदि कानों में लगा ले, देखिए यह बैटरी से चलने वाली माने चलित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये लगा करके वो व्यक्ति अच्छी तरह से सुन सकता है। ठीक है, ये करता क्या है? ये देखो, ये करता क्या है? तो ये माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ठीक है, जो एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित हो जाता है, एम्पलीफायर द्वारा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाता है
और ये प्रवर्धित संकेत युक्ति के स्पीकर को भेजा जाता है। स्पीकर प्रवर्धित संकेत को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे साफ सुनाई देता है। इससे अच्छा मैंने साफ सुथरा सुनाई देता है। तो ये एक मशीन है, ठीक है, श्रवण सहायक युक्ति, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं ये सब, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसे 1-2 बार देखें और बढ़िया तरह से और भी कंठस्थ करें चीज़ों को। धन्यवाद।